जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। बहुत गंभीर विषय को लेकर के हम आपके सामने में आए हैं। नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी, जैसा कि आप जानते होंगे, ये लोग कई समय से अपने हक के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन और लगातार विरोध अपने लिए कहीं ना कहीं जताते और करते हुए हमें अब तक नजर आए हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। इतना कुछ मामला आगे बढ़ गया है कि नई सरकार बनने के तुरंत बाद ही सांसद विजय बघेल द्वारा एक लेटर सीएम को लिखा गया। जी हाँ, सांसद विजय बघेल द्वारा एक लेटर सीएम को लिखा गया, जो शायद लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी के हक के लिए उन्हें ये लेटर सीएम को लिखना पड़ा। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी अनियमित कर्मचारियों को कहीं ना कहीं अपने लिए एक उम्मीद केंद्र सरकार के बजट से लगी हुई है। इस खबर के बताने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के बनने के बाद भी अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे नियमित और अनियमित कर्मचारियों की समस्याएं हल हो सके। 100 दिन में कमेटी के गठन की बात की गई थी। 10 से 12 दिन के अंदर में आचार संहिता लगने वाली है। तो क्या लगता है कि ये कमेटी का गठन हो पाएगा? इसके पहले भी भाजपा सरकार ने इसी के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी का कहीं भी आज तक अता पता नहीं है। उसके पहले भी, भाजपा सरकार के पहले भी कांग्रेस सरकार ने यही कमेटी बनाई थी अनियमित कर्मचारियों के लिए, जिसका अता पता आज तक नहीं है। देखना है कि ये कमेटी अब कब बनती है और यदि ये कमेटी बन भी जाती है तो इस पर कार्रवाई और कार्य कितना होता है। आइए जुड़ते हैं, मिलते सत्यम शुक्ला जी से और इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। सत्यम शुक्ला जी, विजय बघेल द्वारा एक पत्र लिखा गया था आप लोगों के संबंध में, क्या वो पत्र उन्हें लिखने की जरूरत थी? ये बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, और यदि एक सांसद महोदय को उनको पत्र लिखकर अनुरोध करना पड़ रहा है, स्मरण दिलाना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के विषय हैं उसको लेकर सरकार की गंभीरता जो है इससे प्रकट होती है। मुझे लगता है कि ये स्थिति परिस्थिति नहीं आनी थी। वह पत्र सार्वजनिक रूप से लिखा गया है, मीडिया में, मंचों में उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक संदेश नहीं जाता है। और हम अपने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि हम सब छत्तीसगढ़िया एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट के कर्मचारी हैं और हम सब के लिए जिसके लिए जो उचित हो, जिनका नियमितीकरण संभव नियमितीकरण, जिनका स्थायीकरण संभव स्थायीकरण, जिनका वेतन वृद्धि संभव वेतन वृद्धि, जिनका बोनस अंक संभव बोनस अंक, मतलब जिन प्रकार के लिए जो भी संभव हो वह पहल शुरुआत जल्द से जल्द करें। केंद्र सरकार के बजट को कर्मचारी किस नजर से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के बजट को हम लोग बहुत ही सकारात्मक ढंग से देखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बजट रखा है जिसमें 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, तो कहीं ना कहीं देश में इससे बहुत सारे रोजगार और बहुत सारी चीजें आगे उपलब्ध होंगी। यहाँ के हमारे जैसे साथियों को रोजगार का अवसर मिलेगा, परंतु साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उसमें प्रावधान किया गया है। माताओं के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं लाई गई हैं। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं के लिए तो बाकायदा उनको आयुष्मान कार्ड की एक विशेष उसमें अवसर दिया गया है कि वो अपना इलाज अपने परिवारों को उससे कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बजट छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, चूंकि एक ही दल की सरकार है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सरकार का एक बहुत बड़ा बोझ केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। और वहां पर ही हम कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती हैं कि जब उस दिशा में केंद्र सरकार ने उनका बोझ कम किया तो भविष्य में इसका लाभ हम जो कर्मचारी हैं, जिनके मुद्दे नियमितीकरण, स्थायीकरण, वेतन वृद्धि इत्यादि है, उनको कुछ न कुछ जरूर सौगात मिलेगी। अनियमित कमेटी का गठन शायद होने वाला था, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अनियमित कमेटी का गठन जो 100 दिन के लिए होना था, वो कमेटी पहले बनती, जैसे इसके पहले पिंगुआ कमेटी बनी थी 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी। ये दोनों कमेटी के जो भी निर्णय थे, उन्हीं कमेटी के निर्णयों को आगे बढ़ाना था, या जिस भी स्थिति में वो कमेटी का कार्य पहुंचा था उस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। अब चूंकि नई कमेटी बनाने की बात है तो सरकार विद्वान आईएएस लोग चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ सकारात्मक सोच होगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि अब इस कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो पाएगा, क्योंकि 10 या 12 दिन के अंदर में आचार संहिता लग जाएगा, जो कि जून तक होगा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोकसभा के चुनाव 5 चरण में होंगे, मतलब बहुत लंबी अवधि तक ये चुनाव चलेगा। तो जब कमेटी के गठन होने में इतना समय लगेगा तो उस कमेटी की जो बैठकें होंगी
वो कितनी त्वरित गति से होंगी और कब तक हम लोगों के विषय में निर्णय आएगा, ये बड़ा सोच के जो है निराशा हम कर्मचारियों को होती है। काफी लंबे समय से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं मिला है, तो दैनिक श्रमिक मोर्चा की अब आगामी रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, अब आने वाले पूरे 5 साल तक दैनिक श्रमिक मोर्चा 3 मुद्दों पर ही अपनी बात रखेगा। पहला, 1 मार्च 2024 को हमारा मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी हर 5 वर्ष में बढ़ता है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, उस पर हम काम करेंगे। यदि वो नहीं बढ़ पाता है तो पूरे 5 साल उसी विषय को खींचेंगे। दूसरा, हमने माता कौशल्य स्थायीकरण योजना का प्रस्ताव सरकार को दिया एक सुझाव के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश में लागू हुआ है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही लागू किया और वर्तमान में भी वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो मुझे लगता है कि वहां की पॉलिसी को यहाँ ला करके केवल और केवल कुछ सुधार करनी है। जैसे उसमें एक वर्ष बंधन निश्चित कर दिया गया था 10 वर्ष का, तो उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ वहां के स्थायीकरण में कि जिनको उस समय 9 वर्ष हुआ था 2016 में, वो लोग आज 16 साल बाद भी मध्य प्रदेश में स्थायीकरण नहीं हो पाए। तो उसमें हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि कंटिन्यू, जैसे जैसे एक निश्चित वर्ष बंधन लोग पूरा करते जाएंगे, सरकार जो भी तय करे, चाहे 10 करे, चाहे 20 करे, चाहे 3 वर्ष करे, चाहे बिना वर्ष बंधन के, वैसी स्थायीकरण योजना की हमने मांग रखी है, जो कि वहां संविदा के लिए बनाई गई थी, जो लागू नहीं हो पाया। और वहां पर सीधी भर्ती के माध्यम से वैकेंसी निकाल करके जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमको ऐसा कोई भी नियमितीकरण का मार्ग नहीं चाहिए, हमें स्थायीकरण ही चाहिए। तो एक दूसरी बात, माता कौशल्य योजना के नाम से ये हम 5 साल तक यही मांग निरंतर करेंगे। और तीसरा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सरकार ने श्रम सम्मान राशि का प्रावधान किया था। ये श्रम सम्मान राशि कई पात्र कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहा है। ऐसे वंचित पात्र कर्मचारियों को भी ये श्रम सम्मान राशि 100% मिले। उसके बाद हमारी मांग ये है कि जो श्रम सम्मान राशि के लिए अभी एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए साधुवाद है भारतीय जनता पार्टी की इस संवेदनशील सरकार को, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, जिन्होंने ई-कोष के पोर्टल में श्रम सम्मान का जो सॉफ्टवेयर में एक व्यवस्था दिया है। वे चाहते तो इसे रोक भी सकते थे, परंतु उन्होंने हमारी इस आवश्यकता को समझा और उसे रखा है उस व्यवस्था में। हमारी जो तीसरी मांग है कि वो जो ई-कोष का श्रम सम्मान के नाम से बना है व्यवस्था, उसे ई-कुबेर वेतनमान का दर्जा दिया जाए और उसमें जो हमें वेतन हमें खाते में अलग से मिलता है, हमारे बैंक खाते में, और श्रम सम्मान अलग आती है, वो दोनों को संयुक्त करके एक साथ एक मुश्त राशि हम लोगों को वेतन के रूप में मिले, ताकि भविष्य में स्थायीकरण के लिए उसी को ही काल्पनिक वेतनमान बनाने में सरकार को एक सहायता हो। और यही मध्य प्रदेश में भी किया गया था। तो ये 3 मुद्दों पर लेकर दैनिक श्रमिक मोर्चा निरंतर अपनी मांगों को रखेगा। हमारा संगठन किसी प्रकार का रैली, धरना या किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार में सरकार के खिलाफ इन्वॉल्व नहीं रहेगा। हम एक सकारात्मक पहल सदैव करेंगे और केवल ज्ञापन के माध्यम से, आप जैसे अच्छे यूट्यूब चैनलों के सहयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया के सहयोग से, पोर्टल न्यूज के सहयोग से ही अपनी बातों को निरंतर सरकार के समक्ष रखेंगे। परिचय। मैं सत्यम शुक्ला, दैनिक श्रमिक मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। साथियों, एक छोटी सी अपील और करूंगा। ये जो YouTube चैनल में आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मैं सदैव आग्रह करता हूं कि ऐसे जितने भी चैनल हैं, चाहे वो पोर्टल न्यूज हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारा ये YouTube चैनल हो, ये साथी हमारे बहुत सारे विषयों को अवसर देते हैं, रखने का मौका देते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि इस चैनल का व्यू बढ़े और इस चैनल को, जो हमारे पेट्रोजी के मुद्दे को उठा रहे हैं, उनको एक आर्थिक सुरक्षा विज्ञापन के तौर पर YouTube चैनल से मिलता रहे। धन्यवाद।